यहाँ पे आने का मकसद वही हमेशा की तरह वही रहा है कि हमेशा किसी न किसी सहाफ़ी को, किसी न किसी दोस्त को इसी तरह उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, या किसी झूठे बेबुनियाद मन घड़त जो है मुकदमों में उसे फंसा दिया जाता है। आज यानी कल जब हम देख रहे थे कि वो हज का जो अहम फरीज़ा है वो अदा कर रहे थे, और मेरे ख़्याल में जितने भी मेरे सामने खड़े हैं वो सारे मुसलमान हैं। मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं करतारपुर साहब जाके मत्था टेकूं, ननकाना साहब जाके मत्था टेकूं, तो मेरे ख्याल में हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जाके हज अदा करे, वो जाके उस मुबारक सरजमीन पर माथा टेके, उस सरजमीन को चूमे जहाँ पे एक मुबारक हस्ती ने जन्म लिया। तो इमरान रियाज की भी यही ख्वाहिश थी। जो तकलीफ़ें, जो मसाइब और जिस तरीके से उनको तंग किया गया, जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, जिस तरीके से उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, यूट्यूब चैनल हर तरह से उनको बेरोज़गार किया गया, मकसद सिर्फ एक ही था, और मकसद ये था कि ये बदबूदार चेहरा, ये गंदा चेहरा, जो ये आईना इमरान रियाज और आप जैसे सहाफ़ी दिखाते हैं, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। आज अहमद फराज को जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में अगवा किया गया, हम तो आवाज़ उठाते थे अपने मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि हमारा दोस्त जो आज़ाद कश्मीर का सहाफ़ी है, जो शायर है, जिसका गुनाह ये था, जिसका कसूर ये था कि उसने एक शेर बोला। क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो सिविलियन मार्शल लॉ चल पड़ी है और फैसले जिस तरीके से हो रहे हैं, यानी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट इजाज़त देती है, अदालतें इजाज़त देती हैं और रिहाई भी हो जाती है। कौन है वो बंदा, कौन है वो शख्स जिसने ये सब कुछ डिक्टेट किया हुआ है, जिसने पूरे सूबे को डिक्टेट किया हुआ है? यहाँ पे बात हो रही है मरियम नवाज की। इस खानदान का तो वतीरा रहा है कि 1992 में जो कतगने पाबंदियां मीडिया पर लाने के बिल ये लेके आए, 2016 में लेके आए, और जब मुश्किल वक्त इन पर आता है, इसी प्रेस क्लब के सामने ये आते, रोते बिलखते, हमसे कहते थे आप अभी भी उठा लो मेरी वो पोस्ट अभी भी पड़ी होगी, जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, वो भी पड़ी है गूगल पे, कि सिंह साहब मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। आज वो नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए तो वो भूल गया है वो मसाइब, लेकिन दोबारा सरिया उनकी गर्दन में आ चुका है। इनका मसला सिर्फ यही है कि ये कहते हैं हमारे गुण गाओ। अरे कैसे गुण गाएं जब यहाँ पे लाकानूनियत है, आइन पामाल हो चुका है, मीडिया पर कतगने हैं, उठाने का रिवाज हो गया है, जो असद नहीं आता उसको अगवा कर लो, ये बहुत ज़्यादा बोलता है तो इस पर 10 मुकदमा दर्ज कर लो। तो अगर ये सिलसिला रहेगा और आप ये सोचेंगे कि हम माजी की तरह, यानी अयूब खान ने भी इसी तरह मुकदमे बनाए, याहिया खान ने इससे बदतरीन जुल्म ढाए, ज़ियाउल हक जो है उससे ज़्यादा बदतरीन आमिर साबित हुआ, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज मुझे बताएं कहाँ है वो किरदार, वहाँ कहाँ है वो फिरौन जो इख्तिदार की कुर्सी में बैठकर फिरौनियत बांटते थे? आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, लेकिन आज वो लोग हयात हैं, आज वो लोग जिंदा हैं। बेशक दुनिया से जा चुका है, जो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा इसलिए कि उन्होंने जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई, मजलूम के साथ खड़े रहे। तो याद रखिएगा कि जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता, इमरान रियाज को रिहा नहीं किया जाता, अहमद फराज को रिहा नहीं किया जाता, तो तब तक हम अपना एहतजाज इसी तरह आके प्रेस क्लब के सामने जारी रखेंगे। और मुझे शर्म आती है कि इस प्रेस क्लब का मैं मेंबर हूँ, भट्टी साहब मेंबर हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, जीत चुके हैं। यहाँ पे अंदर बैठे साफ़ी जो इमरान रियाज की एम्बुलेंस खड़ी है, अहमद फराज जो मुख्तलिफ चैनलों में वो बतौर सहाफ़ी काम कर चुका है, पर यहाँ पे मुझे इस प्रेस क्लब का कोई मेंबर भट्टी के अलावा नज़र नहीं आ रहा है। आप जैसे नौजवानों को खिराज तहसीन, जो डिजिटल मीडिया है, जिससे अब एक दहशत की अलामत उनके लिए बन चुकी है, जिनके काले करतूत उनको नजर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इसी तरह आईना दिखाएंगे, आपने इनका बदबूदार चेहरा इन्हीं मोबाइल में दिखाना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सेठों के आते बिक चुकी है, सेठ यरगमाल हो चुके हैं,
پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ آ چکے ہیں. آج میڈیا پر جس قسم کی پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں، جس قسم کے بل آ چکے ہیں اس وقت، سو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا خوف کا عالم یہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے گریبان میں جب یہ جھانک کر دیکھتے ہیں تو بدبو ہی بدبو ہے کرپشن کی. اور آپ لوگ، آپ جیسے نوجوان جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انہی موبائل کے تھرو ان کا بدبودار چہرہ ان کو دکھاتے ہیں، تو میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ آتے ہیں، اسی طرح پروٹیسٹ کو کور کرتے ہیں. سو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں نوجوانوں. آپ سب نے بھی یہ عہد کرنا ہے کہ یہ ظلم جتنے بھی یہ ڈھائیں، یہ تاریکی رات ایک دن سویرا ہونا ہے، اور ایک دن سورج طلوع ہوگا آزادی کا. ایک دن اس ملک کا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی بنیادیں قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی، جس آئین کو بار بار پامال کیا جاتا ہے، ایک دن نہ ایک دن اس ملک میں آئین کی بحالی ہوگی. مجھے تو شرم آتی ہے کہ آج اگر میں یہ کہتا ہے کہ مودی نے کسی صحافی کو حج سے روک دیا، نتن یاہو نے کسی صحافی کو حج سے روک دیا، تو میں یہ گلہ، یہ شکوہ کبھی نہ کرتا. لیکن سو کار مسلمان ایک مسلمان کو حج سے روک رہا ہے. تو میرے خیال میں جو اسلام کا مطالبہ میں نے کیا ہے، جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایک کار خیر جو رب کے گھر کے جانا چاہتا تھا، جہاں پہ نمستک ہونا چاہتا تھا، آپ نے اس کو روکا. آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے. اور میرے خیال میں عمران ریاض جیسے لوگ تو سرخرو ہو کے جائیں گے اپنے پیغمبر کے سامنے، لیکن آپ اپنا بدبودار چہرہ کیسے اپنے پیغمبر کے سامنے لے کے جاؤ گے؟ بہت شکریہ آپ سب. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے.